गुड मॉर्निंग। जैसे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जहन में आप लोगों ने अब तक पुष्प की संरचना और उसके बाद पुष्प का मेल भाग और मेल भाग पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मेल भाग, मादा भाग का ही एक और भाग है जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो हम देखेंगे गुरु बीजाणु जनन कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं। बीजांड तथा भ्रूण कोष के परिवर्धन की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब जो हमारा बीजांड है और भ्रूण कोष के परिवर्तन मतलब विकसित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु के समय बीजांड काय में एक अर्ध स्तरीय कोशाकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से या फिर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक प्रसू कोशिका कहते हैं। तो हम देखेंगे इसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। इसी निर्माण से ही भ्रूण कोष का भी या फिर एम्ब्रियो सैक का भी निर्माण कैसे होता है। तो आइए फिगर में ही देखते हैं। तो सबसे पहला फिगर है ये गुरु, यहां से ये स्टार्टिंग होगा गुरु बीजाणु का विभाजन होना और लास्ट में ये विभाजित होते होते का एम्ब्रियो सैक के साथ साथ गुरु बीजाणु का भी निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहली मतलब जो क्या हो बीजाणु जनन के बाद बीजांड काय में एक आंतरिक कोशिका का निर्माण होता है। जो आंतरिक कोशिका का निर्माण होता है उसी के अंदर ही प्रसू कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बीच वाले जो कोशिका क्या है? प्रसू कोशिका में मतलब प्रसू कोशिका कहलाती है। फिर यह प्रसू कोशिका विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? बनाती है ये प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बनाती है? प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसमें दो सेल का निर्माण होता है। जो ऊपर वाला सेल है वो कहलाता है प्राथमिक भित्ति कोशिका और फिर ये दूसरा वाला जो सेल है वो कहलाता है प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। मतलब ये प्रसू कोशिका विभाजित होकर के क्या होती है? ये एक परत में विभाजित होती है। एक परत में विभाजित होने के बाद दो सेल का निर्माण करती है। फिर उसके बाद इनका जो क्या है कोशिका भित्ति का बीजाणु जनन का निर्माण करने के बाद ये क्या करती है? इनमें फिर होता है विभाजन। विभाजन होने के बाद इसमें बनता है भित्ति कोशिका और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बनता है? मतलब इसका प्रसू कोशिका बनी। प्रसू कोशिका के बाद दो सेल का निर्माण हुआ, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन भित्ति कोशिका। फिर ये क्या होती है? ये फिर विभाजित होती है। विभाजित होने के बाद फिर उसके बाद तीन सेल का निर्माण करती है। ये ऊपर का दो सेल और ये नीचे का साथ। ये दोनों सेल क्या करती हैं? ये दोनों सेल कहलाती है भित्ति कोशिका और एक और सेल का निर्माण होता है क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और फिर ये विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है। विभाजित मतलब इनमें क्या होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये क्या करती है? ये चतुष्फलकीय में क्या होती है? में विन्यासित रहते हैं। अभी ये क्या ये चार फलों में विभाजित हो जाती हैं। जो चार मतलब ये चारों फल क्या कहलाते हैं? गुरु बीजाणु का लंबोत क्या कहते हैं? चतुष्क कहलाते हैं। मतलब इनके जो सेल का जो निर्माण है ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो चारों सेल का निर्माण हुआ है ये वाला सेल और यहाँ से 1 2 3 4 ये चारों सेल क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु का लंबोत। मतलब इसके मतलब इनमें क्या होता है? इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर ये चारों कोशिकाओं के निर्माण के बाद इनमें क्या होता है? फिर एक और विभाजन होता है। जो विभाजित होने के बाद क्या बना मतलब ये जो चारों कोशिकाएं क्या होती है? ये फिर इनमें विभाजन होता है। ये क्या होती है? ये नष्ट हो जाती है।
नष्ट होने के बाद ये क्या है, ये भित्तीय कोशिका ये निभाग के ठीक विपरीत जाकर के कभी क्या होती है, व्यवस्थित हो जाती है। व्यवस्थित होने के बाद जो नष्ट गुरु बीजाणु होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जो नष्ट हुए गुरु बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरह से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होते हैं वो इस प्रकार से क्या करते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो ये जो विकास हुआ, ये क्या हुआ, ये जो विकास हुआ, ये विकास का ये भ्रूणी ये क्या कहलाता है, भ्रूण कोश भी कहलाता है। इन्हीं भ्रूण कोश के निर्माण के साथ साथ क्या हुआ, गुरु बीजाणु का भी निर्माण होता है। ठीक, ये हो गया आपका गुरु बीजाणु जनन। फिर उसके बाद आता है परागण। परागण